नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है भारत में आधुनिकीकरण का प्रभाव पर चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत एवं लगातार होने वाली क्रिया से है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिमी समाजों से प्रारंभ हुआ। तत्कालीन यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन स्पष्ट होने लगे हैं। इससे समाज में भिन्नता दिखाई देने लगी है। एक तरफ परंपरागत समाज तथा दूसरी तरफ वे समाज हैं जिनमें परिवर्तन हो रहे थे और आधुनिक समाज के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहे थे। इस स्थिति से आधुनिकीकरण को जन्म दिया। अंग्रेजीकरण, यूरोपीयकरण, पाश्चात्यकरण तथा शहरीकरण को आधुनिकीकरण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है। हमारे सम्मुख समस्या होती है कि वे कौन सी स्थितियाँ हैं जिन्हें हम आधुनिकीकरण के अंतर्गत माने। आधुनिकीकरण के से तात्पर्य परंपरागत समाजों में होने वाली परिवर्तन से है। आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबद्ध समाज में अधिक अच्छे, संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण ज्ञान पहुंचाया जाता है। आधुनिकीकरण समाज अनुसंधानात्मक, आविष्कारशील व्यक्तित्व का विकास माना है जो तकनीकी तथा मशीनों के प्रयोग में निहित होता है तथा नए प्रकार के सामाजिक संबंधों को प्रेरित करता है। आधुनिकीकरण के क्षेत्र वास्तव में हमारे चारों ओर जो घटनाएं एवं तथ्य हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, जनशक्ति का मानव हित में प्रयोग, अर्जित परिस्थिति को मानव तथा उसकी सक्रियता में वृद्धि, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रविधियों का उपयोग आदि वे विशेषताएं हैं जो आधुनिकीकरण की प्रकृति तथा क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं। आर्थिक क्षेत्र में मशीनीकरण, औद्योगिकरण और सर्वाधिक आर्थिक संपन्नता आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करता जिससे आत्मनिर्भर हुआ जा सके। आधुनिकीकरण का संकेत है धर्म के क्षेत्र में पुराने कर्मकांडों, यज्ञ भवन, तपस्वी का त्याग करके अधिक से अधिक बौद्धिक, नैतिक बनाना आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना है। पारिवारिक और सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपरा से युक्त प्राचीन मूल्यों, आदर्शों व मान्यताओं के स्थान पर वर्तमान आधुनिक मूल्यों का पालन करना आधुनिकीकरण है। विवाह, खान पान एवं पहनावे की प्राचीन परंपरा के स्थान पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उन्हें स्वीकार करना तथा उनके आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होना आधुनिकीकरण है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण जैसी प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। लवी का मत है कि आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़
स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों का प्रयोग आधारित है। वह इन दो तत्वों में से प्रत्येक के सात्विक आधार हैं। आधुनिकीकरण के पश्चिम मॉडल को अपनाते हुए इसमें निहित निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, बढ़ता हुआ नगरीकरण। नंबर 2, बढ़ती हुई साक्षरता। नंबर 3, बढ़ती हुई साक्षरता से अन्य साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के मध्य अर्थपूर्ण सहभागिता में वृद्धि होती है। नंबर 4, इससे मनुष्य की ज्ञान क्षमता में वृद्धि होती है, जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाती है। नंबर 5, यह राजनीतिक जीवन में विशेषताओं को उन्नत करती है। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को आधुनिकता का मॉडल माना गया है। दुबे का मानना है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप समाज में तर्क, परानुभूति, गतिशीलता एवं सहभागिता बढ़ती है। वे इसमें मुख्य रूप से 3 तथ्यों को शामिल हैं। नंबर 1, मानव समस्याओं के समाधान के लिए जड़ शक्ति का प्रयोग, जैसे पेट्रोल, डीजल, विद्युत एवं मशीनीकरण। नंबर 2, जड़ शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। फलस्वरूप जटिल संगठनों का निर्माण होता है। अतः जटिल संगठनों को गतिमान करने के लिए व्यक्तित्व में, समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्रों का विवेचन किया है। नंबर 1, भौतिक संस्कृति का क्षेत्र। नंबर 2, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र। नंबर 3, ज्ञान, मूल और मनोवृत्तियों का क्षेत्र। उपर्युक्त तीनों क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं, परंतु इसके मध्य आत्मनिर्भरता एवं अंत सर्वबद्धता का गुण पाया जाता है, अर्थात एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण को बहुआयामी प्रक्रिया हुए इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है। आधुनिकीकरण का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं मानते, बल्कि आधुनिकीकरण को बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक आदि जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत मानते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा भी एक सशक्त भूमिका निभाती है। यह मूल्यों तथा धारणाओं एवं विश्वासों को परिवर्तित करके आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की चर्चा की है। आधुनिकीकरण एक ऐसी अति व्यापक प्रक्रिया का संकेत है जिसके द्वारा एक समाज पारस्परिक या अविकसित संस्थाओं से ऐसी विशेषताओं जैसे औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, नगरीकरण, विशेषीकरण, परिष्कृत एवं उन्नत संचार एवं यातायात व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। संभव बनाने वाली शिक्षा, संचार, राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा, चमत्कारी नेतृत्व एवं सरकारी सत्ता आदि कारकों की व्याख्या की है। भारत में आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए परंपरा को अवधारणा का प्रयोग किया है। रेडफील्ड का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है, जिन्हें 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। इन दोनों परंपराओं को पहली श्रेणी परंपरा को वह बृहद परंपरा और दूसरी श्रेणी को परंपरा को लघु परंपरा कहते हैं। वास्तव में हमारे व्यवहारों के तरीकों को परंपरा कहा जाता है। समाज में प्रचलित विचार, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज, आदतों आदि के संयुक्त रूप को ही मोटे तौर पर परंपरा कहा जाता है। उस संग्रह को परंपरा कहा जाता है जो मौलिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसी तरह जिन्स वर्ग ने भी उन सभी विचारों, आदतों और प्रभाव के योग को परंपरा कहा है जो व्यक्ति के एक समुदाय से संबंधित होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। योगेंद्र सिंह ने किसी समाज की उस संचित विरासत को परंपरा कहा है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।